हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल पर उन सभी महानुभावों के विचार डालता हूँ, उनके इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन डालता हूँ जो हमारे केस से संबंधित है। एडवोकेट पाटनी जैसा निर्भीक और स्पष्टवादी व्यक्ति नहीं, और जे.एन. शुक्ला जैसा हिंदी और इंग्लिश का जानकार, और ये जितने भी डेवलपमेंट हुए बैंकों में नॉलेज उसके बराबर नहीं। और एक और है प्रणब गुप्ता जी। इस व्यक्ति में ये दोनों समावेश तो हैं ही, लेकिन चीज़ों को लिंक करके उनको समझाने का जो तरीका है वो कमाल का है। इनके लगभग 4 कमेंट मेरे पास आ गए। एक कमेंट मैंने आपको बता दिया था और उसने ये बताया उन्होंने कि 35.1 में ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपका अपडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होगी। एक तरीका बताया उन्होंने कोर्ट में आर्गूमेंट करने का। फिर इन्होंने कई चीज़ों को बताया जिसमें इंग्लिश ग्रामर की जरूरत होती है, उन दोनों को नहीं डाला क्योंकि आप समझ नहीं पाते। आज फिर चौथा कमेंट उन्होंने किया, और चौथा कमेंट है रिलेशन में किससे, जो पीएनबी ने एफिडेविट दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। हमने उसे क्या कहा था कि भाई जब तुम 2003 में जो 35.1 अमेंड हुआ था उसे वो दिखा रहे थे कि उसको 10 महीने का जो एवरेज है दो इंटरवीनिंग सेटलमेंट के बीच उसको निकालने के लिए दिखा रहे हैं। हमने बोला उसके लिए तो उपयुक्त जो है 38.1 है। तो आज 35.1 और 30.8.1 पर ही वो बात कर रहे हैं, और बहुत ही लॉजिकल और इंटरलिंकिंग बात कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और जितने भी वीडियो में बना रहा हूँ वो देखें या नहीं देखें, मैं सेवाराम जी को भेज रहा हूँ। वो कहते हैं जो एफिडेविट दिया है पीएनबी ने, ये कहते हुए कि हमने तो जो कुछ भी कर रहे हैं रेगुलेशन के अनुसार कर रहे हैं कि उनको वही कहना पड़ेगा। तो कहते हैं इट बिलीव द क्वेश्चंस। अब सवाल ये उठेंगे, वेयर देयर इज 38.1 देन वाई 35.1 इज देयर। बोले अब 38.1 है 10 महीने की पेंशन एवरेज कैलकुलेट करने का, तो आप 35.1 को क्यों काम में ले रहे हो। इन्होंने 35.1 को काम में लिया, यानी पेंशन एवरेज को डिनाई करने के लिए। तो ट्रिक है ना, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कुछ कह रहे थे, यहाँ कुछ दूसरी चीजें ले आए। इन दोनों चीजों को करके अब वो करते हैं। नंबर 2, इफ बैंक गवर्नमेंट सेज इट इज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ 35.1 देन द रिप्लाई इज स्ट्रेट एंड सिंपल। 35.1 comes under chapter 6th of regulation which deals with the rate of pension. At the outset of this chapter, 35.1 clearly defines its status summarily. मतलब 35.1 बताता है कि मेरी स्टेटस क्या है, स्तर क्या है। तो सीधा है बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated as per appendix 1। उसने अपनी स्टेटस बता दी। उसके बाद 35.3b क्लैरिफाई दैट नो डीआर इज पेएबल ऑन एडिशनल पेंशन, और जो एडिशनल पेंशन है उसमें कोई भी डीआर नहीं मिलेगा। इसको 35.2 में 3b में बताया गया है। और आगे जो 37 डील्स में डीआर, वो डीआर से संबंधित है। अब ये कहते हैं कि रीड 35.3b एंड 37 साइड बाई साइड, नो रिपीटिशन इज देयर, why nothing contained about non payment of DR on additional pension 37। बोला ये दोनों चीज़ों को पढ़िए और दोनों अलग अलग हैं, और यदि डीए की बात हो रही है तो इसको 37 में क्यों नहीं रखा। यहाँ भी रखना चाहिए था, यहाँ नहीं रखा, वहाँ ख़त्म कर दिया। बिकॉज द पोजिशन इज ऑलरेडी स्टेटेड 35.3 में ऑलरेडी पोजिशन क्लियर कर दिया, इसलिए अबाउट DR ऑन एडिशनल पेंशन। अब आता है द कंटेंशन ऑफ बैंक इज सच दैट 38.1 इज एप्लीकेबिलिटी पार्ट ऑफ 35.1। अब सवाल उठता है कि जो 38.1 रेगुलेशन है ये 35.1 का पार्ट है, उसके एप्लीकेबिलिटी पे करता है काम। तो कह इफ इट इज सो, यदि ये इससे रिलेटेड है, सो देन द 35.1
30 एंड 38.1 देयर मस्ट बी है रेफरेंस टू ईच अदर। तो इन दोनों में एक दूसरे में संबंध होना चाहिए और संबंध उसमें रेगुलेशन में आपका क्लियर होना चाहिए था। तो क्या इन दोनों में कोई संबंध है? क्या 38.1 जो केवल और केवल 10 महीने की आपकी एवरेज काउंट करने के लिए है, ऐसा कई संबंध इन्होंने 35 में रिलेट किया है? वो इस चीज को देखना चाह रहे हैं। लॉ कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई कैप्रिसस मैनर। कहते हैं लॉ को आप एक्सप्लेन नहीं करते, जैसे चाहो वैसे कर लोगे। जैसे ने किया है ना 35 को 2003 में जो अमेंड हुआ था, इन्होंने मन मर्जी से, मतलब जैसे रास्ता चलते कुछ भी सोच लेते हैं, जैसे मैं चाहूँ वैसे इमेजिनरी सोच लिया कि 2003 में जो 35 अमेंड हुआ था वो हमारे क्या नाम है 10 महीने की जो एवरेज पे उसको कैलकुलेट करने इन्होंने सोच लिया। ऐसे लॉ को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। इट हैज सम सिस्टम ऑफ लिंकिंग। इसकी कोई सिस्टम होती है लिंकिंग की लॉ की। कहते हैं व्हेन टू सेक्शंस आर मेड इंटरलिंक्ड देन आइदर बाय एक्सप्लेनेशन और बाय रिलेटिंग इन लैंग्वेज सच लिंकिंग मस्ट बी केप्ट ओपन टू ऑल सो दैट द रियल इंटेंशन के। बोला यदि लिंकिंग है तो या तो आप एक्सप्लेनेशन से उसको लिंकिंग कीजिए, इसमें प्रोवाइजो दे करके, अपेंडिक्स दे करके, रेफरेंस दे करके, या फिर लैंग्वेज में क्लियर उसको रिलेटिंग होना चाहिए, समझे, जिससे कि इंटेंशन क्लियर समझ जा सके। अब ये देखेंगे कि 38.1 और 35.1 में क्या कोई इंटरलिंकिंग है, वो यही देखना चाहते हैं। नहीं है तो ये 35.1 को 10 महीने की एवरेज पेंशन निकालने के काम में नहीं ले सकते हैं। उसके लिए केवल और केवल 38.1 है। कहते हैं हाउ एक्सप्लेनेशन इज रिटन, गो टू आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान की आर्टिकल 25 में जाएं आप। सी हाउ ए स्पेशल फीचर ऑफ लॉ इज रिटन, हाउ इज इट, और कैसे लिंक इसको लिंक किया जाता है। इट इज लाइक ऑल अपेंडिक्सेज और रेफरेंसेज मेड इन द रूल। इसीलिए रूल में अपेंडिक्स और रेफरेंसेज बनाए जाते हैं। देखो दोस्तों एक बात सीधी बात बताऊँ, इनको इंग्लिश का लॉ तो है ही, क्योंकि इंग्लिश के दो मेरे पास जो रखे हुए और जहाँ इंग्लिश के लिंक करके कॉमा और क्या नाम है फुल स्टॉप वगैरह करके जो कुछ ने बताया वो अलग चीज़ें, वो आपके समझ से परे होती है, इसलिए मैंने नहीं डाला। लेकिन यहाँ जो नॉलेज बताता है एक एक चीज़ को कलेक्ट कर रहे, इसका मतलब दिस पर्सन नोज लॉ वेरी वेल। If 35 is explained in 38.1, then either 35.1 or 38, there must have some reference to any one of these two sections. इसका मतलब इन दोनों में कहीं न कहीं रिलेशन होना चाहिए था। Example, in 35.1 it should have been written that as specified in section 38। यानी 35.1 को यदि आप 10 महीने की पेंशन कैलकुलेट करने काम में लेते हो तो ये लिखा जाना चाहिए कि 35.1 जैसा कि 38 में लिखा गया है। इट शुड हैव बीन रिटन इन 38 दैट एज, दोनों में लिखा जाना चाहिए था। 38 में ये कहना जैसा 35.1 में कहा गया है और 35.1 में यह कहा जाना चाहिए था कि 38 में जैसा कहा गया है। इसलिए इंटरलिंक हो जाते, इसलिए वो पेंशन अपडेशन का मैटर नहीं रहता। लेकिन ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है। जब नहीं लिखा है दोनों चीज अलग अलग हैं तो कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ दीज टू सेपरेट सेक्शंस, और इनके जो फीचर्स है टू सेपरेट सेक्शन कैन नॉट बी, इनको इंटरलिंक नहीं कर सकते आप इनको इंटरलिंक नहीं कर सकते हो। 35 अलग चीज़ है और 38 अलग चीज़ है। जो इन्हें अपने एफिडेविट में जो कह रहे हैं कि 10 महीने की एवरेज पे कैलकुलेट करने के लिए 35 लिया, उसको नहीं ले सकते हो। उसके लिए केवल और केवल आपके रेगुलेशन में 38.1 है और इन दोनों में इंटरलिंकिंग भी है, इसको इंटरलिंक भी नहीं कर सकते हो। स्पेशली व्हेन बोथ सेक्शंस आर अंडर द सेम चैप्टर, और जबकि दोनों ही चैप्टर सेक्शन जो एक ही चैप्टर के अंतर्गत हैं। IBA थिंक दैट दे हैव मेड ए मिस्टेक इन राइटिंग। अब IBA कह सकता है भाई हमने राइटिंग में गलती कर दी, ये जो लिखते वक्त हमने गलती कर दी। इट कैन नॉट बी ओवरटर्न्ड बाई सच डिनाइल। इस प्रकार की डिनाइल से इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। सिंपली ये कह दे हम जब बना रहे थे इसको तो हमसे गलती हो गई थी, हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था। अब गया काम, वो अब हाथ से निकल गया। आप करते तो सही, हमें कर दो। दूसरी 35.1 को जो अमेंड किया गया है 2003 में, साथ में 38.1 भी होना चाहिए था, वो तो किया ही नहीं, वो तो जैसा है वैसा ही पड़ा है 38.1। सो लॉ डज नॉट परमिट द, तो लॉ इसकी अनुमति नहीं देता। आप बोलो हमसे गलती हो गई तो गलती हो गई, भुगतो उसको, समझे। इसका 35.1 अलग है, 38.1 अलग है, और इन्होंने जो 35.1 को 10 महीने की पे एवरेज करने का काम किया वो कर नहीं सकते हैं, और यहाँ ये फंसेंगे सुप्रीम कोर्ट में। इट इज यूनिवर्सल लॉ, राइटिंग इज नॉट ईजी, राइटिंग और स्टोरी राइटिंग कह रहे हैं ये यूनिवर्सल लॉ है। और लॉ इज नॉट, और लॉ जो होता है ना, लॉ
जो लिखा जाता है, ये कोई स्टोरी राइटिंग नहीं है, ये कोई ऐसे राइटिंग नहीं है कि ऐसे लिख रहे हो, इसको यहाँ कर दो, उसको वहाँ कर दो, उसको वहाँ कर दो। ऐसे नहीं होता। लॉ जो बनता है लॉ के हिसाब से बनता है। वो यह कहना चाहते हैं कि 35(1) और 30.81 में कोई भी इंटरलिंकिंग नहीं है, दोनों का अलग अलग उद्देश्य है। और ये 10 महीने की जो पे एवरेज कैलकुलेट करने हैं तो उसमें केवल और केवल 30.81 में ही कर सकते हैं। 30.1 को यदि वहाँ से काम में ले रहे हैं तो ये गलत ले रहे हैं, वो रीजनेबल नहीं है, लीगल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और मैं इस काम के लिए प्रणब गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इनके लिखने से, इनकी लैंग्वेज से, इनके सेलेक्शन ऑफ वर्ड से पता चलता है कि दिस पर्सन हैज़ गॉट सम इन हिमसेल्फ। काफ़ी बहुत अच्छा नॉलेज भी है और हर चीज़ का, लॉ का भी है और इंग्लिश का तो इनका नॉलेज है ही, क्योंकि मैं जो पहले जिनके जो पढ़े हुए हैं मेरे पास कमेंट्स, उनमें केवल और केवल इन्हें इंग्लिश के बताया कि यदि आदमी को लॉ जानना है तो इंग्लिश को जानना बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश का इवन कॉमा और फुल स्टॉप भी जानना ज़रूरी होता है। अब क्यों मैं तो उसको समझ रहा हूँ, मैं आपको नहीं समझा पाता, इसलिए मैंने नहीं डाला। लेकिन ये जो चीज़ इन्होंने क्लियर की है, PNB के एफिडेविट को तोड़ मरोड़ करने के लिए ये आर्गूमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। इन 2 आर्गूमेंट दिए हैं कि आपका जो 35(1) है उसमें ऐसा कहीं कंडीशन नहीं है कि आपका अपडेशन होगा तो अवेलेबिलिटी फंड पे होगा, एक तो वो दे दिया। और दूसरा, इन्होंने जो कोशिश की है, ये कोशिश ऐसे नहीं हो गई है, ये कोशिश जहाँ तक मेरे ख्याल आदरणीय है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दी हुई होगी, जो भी ये गया हुआ है, तो सामने नहीं आएंगे, पीछे से आएंगे और आकर के करेगा। और उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि उसको हमारे वकील इसको अच्छी तरीके से अपने आर्गूमेंट में लाएं और उसको सामना करें। अब मैं यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।